और बनना है तो समुंदर की तरह बनो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि यार अगर तुम्हें बनना है ना मेरे प्यारे, समुंदर की तरह बनना। लोगों के पसीने छूटने चाहिए, तुम्हारी औकात ना। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए चलेंगे और जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन बिना 11th के मैं चीजें पढ़ाए तुमसे सॉल्व करा दूंगा और तुमको यकीन भी नहीं आएगा कि जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आज हम सीखेंगे कि भाई डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी बेसिक बातें कवर करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम साथ में कवर करने वाले हैं और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में हम एग्जाम। अगर मैं इस बकेट के अंदर, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो, मैं पानी भर देता हूं, ठीक है, इस बकेट के अंदर मैंने पानी भर दिया और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, ये एक्सपेरिमेंट तुमने पहले भी देखा ही होगा। अब मैंने अगर इसके अंदर पानी भर दिया और पानी भरने के बाद इसको मैं घुमाना शुरू करता हूं तो सोचो क्या होगा। अगर मैंने इसको घुमाना शुरू करा, क्या पानी गिर जाएगा? ये भी तो कहीं ना कहीं हमारा मोशन ही है। आज हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि देखो अगर मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है बच्चों, लेकिन पानी नहीं गिर रहा। और देखो भाई साहब, मुझे तो मार्शल आर्ट्स भी आता है, ये देख रहे हो तुम इस तरह से, लेकिन इसमें से एक भी पानी की बूंद बाहर नहीं आ रही। अच्छा, ये कौन सा मोशन है? ये कौन सा मोशन है? और तो अगर मैं चलती हुई स्कूटी से बॉल को छोड़ता हूँ तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो देखो उसके रेस्पेक्ट में तो वो मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, क्योंकि भाई वो हमारा एक्स और वाई एक्सिस दोनों में मूव करेगा। लेकिन अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में देखूं तो क्योंकि भाई बॉल और मेरी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में सेम है, तो मुझे रेस्ट में लगेगा। ये मेरा सर, ये यहाँ पर मैंने देखो बिल्कुल अपने हाइट के लेवल पर ये बॉल ले ली है, ठीक है, इस टाइप से। और मैं इस बॉल को छोड़ूंगा और जैसे ही मैं बॉल को छोड़ूंगा मुझे इस क्लॉक को स्टार्ट करना है और जैसे ही ग्राउंड पर जाएगी मुझे इसको स्टॉप करना है। 2-3 बार हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो 3, 2, याद रखना, अगर तुम कदर नहीं करोगे तो ऊपर वाला छीन ही लेता है, चाहे वो वक्त हो या फिर कोई शख्स हो। हेलो अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू वेदांतु जेईई मेडिसिन चैनल। दोस्तों, आई एम अब्दुल समद खान, तुम्हारा प्यारा एएसके सर, और हाजिर हो चुका है एक लोटे के साथ। नहीं, जो तुम सोच रहे हो ये वो नहीं है, ये वो वाला लोटा नहीं है जो खेतों में लेके जाया जाता है बच्चों। ये एक हमारी बकेट, और इसके थ्रू आज हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे और सीखेंगे। जिस तरह से तुमको दिख ही रहा है मोशन चैप्टर के बारे में बच्चों, तुम्हें मालूम है कि तुम 10 क्लास से 11 क्लास में आ चुके हो, लेकिन आज का ये जो ब्रिज कोर्स है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि भाई ध्यान रखना, बिना इस ब्रिज कोर्स को अटेंड किए आप 11 क्लास के चैप्टर पढ़ना शुरू मत कर देना, वरना बाद में भैया तुम ही परेशान होगे, तुम्हें ही सदमा पहुंचेगा। मैं पहले ही वार्न कर देता हूं। तो भैया शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन की। मैं गारंटी दे सकता हूं आज कितनी बेसिक बातों से जो तुमने 9th क्लास में पढ़ी होंगी वहीं से हम शुरुआत करेंगे और जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन बिना 11th के मैं चीजें पढ़ाए तुमसे सॉल्व करा दूंगा और तुमको यकीन भी नहीं आएगा कि जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यार, है ना, मेरा तुम लोगों से एक सवाल है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस बकेट के अंदर, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो, मैं पानी भर देता हूं, ठीक है, इस बकेट के अंदर मैंने पानी भर दिया और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, ये एक्सपेरिमेंट तुमने पहले भी देखा ही होगा। अब मैंने अगर इसके अंदर पानी भर दिया और पानी भरने के बाद इसको मैं घुमाना शुरू करता हूं तो सोचो क्या होगा। अगर मैंने इसको घुमाना शुरू करा, क्या पानी गिर जाएगा? ये भी तो कहीं ना कहीं हमारा मोशन ही है। आज हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि देखो अगर मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूं, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है बच्चों, लेकिन पानी नहीं गिर रहा। और देखो भाई साहब, मुझे तो मार्शल आर्ट्स भी आता है, ये देख रहे हो तुम इस तरह से, लेकिन इसमें से एक भी पानी की बूंद बाहर नहीं आ रही। अच्छा, ये कौन सा मोशन है? ये कौन सा मोशन है? और ये कौन सा मोशन होता है? और जरा देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब ये कौन सा मोशन है? ये सारी की सारी बातें आज हम कवर करेंगे। आज हम सीखेंगे कि भाई डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी बेसिक बातें कवर करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम साथ में कवर करने वाले हैं और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में हम एग्जाम्पल निकालेंगे। मतलब अगर मैं इस पेन को अपने यहां से फेंकता हूं, अपनी हेड से फेंकता हूं, तो इस पेन के गिरने के टाइम से, मतलब ये यहां से ग्राउंड तक जो गिरेगा तो कितना टाइम लगा, उसकी हेल्प से मैं अपनी हाइट तक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो ये सारी बातें करने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो? तो सबसे पहले यार सेशन को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो देखो भैया, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि पहली बार ऐसा सेशन देख रहे हो।
हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि अपकमिंग जितने भी मेरी वीडियोस आएंगी उस सब का नोटिफिकेशन और सेशन की पीडीएफ और भी बहुत सारी तुम्हारी काम की बातें यहाँ पर शेयर होती रहती हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एचपी गुरुकुल के बारे में बता दूं। वे हमारे चैनल पर स्पेशल बच्चों के लिए मतलब एक्स्ट्रा टाइप का जो प्रीमियम कंटेंट है वो एचपी गुरुकुल के अंदर दिया जाता है, जिसके अंदर हम गदर सीरीज जेई मेंस के लिए है ना, पीवाईक्यू सॉल्विंग, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट ट्रिक्स, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम है, चाहे उसके अंदर जेई मेंस हो जाए या फिर बिट सेट, एमएचटी, सीईटी, वीआईटी, ट्रिपल ई, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम है उस सब का भी हम बढ़िया से रिवीजन कराते हैं और बहुत सारी कॉलेज के बारे में तुमको इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो भैया अगर मेरे प्यारे बच्चों तुम आ रहे हो क्लास 10 से क्लास 11 में, तो भैया मैं बता दूं कि अब तक पीछे जो भी तुम झेलते हुए आए थे वो तो झेल ही चुके थे, लेकिन अभी आगे की जो कहानी है वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगी अगर आज ही से तुमने अपने वक्त को, अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करा। क्योंकि याद रखना अगर तुम कदर नहीं करोगे तो ऊपर वाला छीन ही लेता है, चाहे वो वक्त हो या फिर कोई शख्स हो, ध्यान रखना। तो बच्चों मोटिवेशन के साथ, जोश के साथ शुरुआत करते हैं और एक छोटी सी लाइन से मैं शुरुआत करूंगा कि भाई साहब तुम वो बच्चे हो यार, अभी 11th क्लास में आए हो, 10 क्लास तक तुमने बहुत मजे मजे में जो भी पढ़ाई करनी थी ठीक है कर ली है, लेकिन अब 11th क्लास से तुमको बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है, क्योंकि ये जो तुम्हारा टाइम है ये बहुत ज्यादा कीमती है। 11th कैसे पढ़ोगे, 12 कैसे पढ़ोगे, इससे डिसाइड करेगा तुम्हारा जेईई मेंस का रिजल्ट, तुम्हारे आगे आने वाला फ्यूचर। तो ये बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ मजा भी करेंगे, फन भी करेंगे, लेकिन हाँ पढ़ाई के टाइम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखना अब तुमको अपने आप को बेहतर बनाते हुए चलना है बच्चों। याद रखना जिस दिन तुम अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है, जिस दिन तुम अपने आप को तराशना शुरू कर दोगे, दुनिया तुमको तलाशना शुरू करने लगेगी, ठीक है। और बनना है तो समुंदर की तरह बनो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि यार अगर तुम्हें बनना है ना मेरे प्यारे, समुंदर की तरह बनना, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। आओ जरा फिलहाल आज तुम अपनी हाइट नाप के दिखाऊंगा तुमको मोशन अंडर ग्रेविटी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन का जो हमारा मोटिव है, हमारा मोटिव क्या है कि भाई जो 10th क्लास से, ठीक है, 10th क्लास है ना, 10th क्लास से अब जब तुम 11th क्लास में एंटर कर गए हो तो भैया इसके बीच में होता है एक गैप। डायरेक्ट पढ़ाई शुरू करना सबसे बड़ा रिस्क होता है, तो भैया यहां पर आज मैंने बना दिया है 11th और 12th क्लास के बीच में तुम्हारा एक ब्रिज। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे, तुमको इस ब्रिज को क्रॉस करके आराम से मजे मजे से जाना है। डायरेक्ट यहां से अगर तुम छलांग लगाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बता दिया कि मोशन क्या होता है और मोशन, रिलेटिव मोशन कैसे होता है, ये सारी बातें अभी हम देखेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को गहराई से जानेंगे। बहुत सारी बातें तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बेकार की बातें हमें आती हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तुमको नहीं मालूम होगी, इसलिए पूरा सेशन देखकर जाओगे। स्पीड और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी बातें, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिज सेशन से ही कम से कम तुम्हारे जो 2027 में तुम जेईई मेंस का एग्जाम दोगे उसका एक क्वेश्चन तो भैया आज के इस ब्रिज सेशन से ही मैं तुम्हारा पक्का करा के जाऊंगा, है ना। रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। आओ यार शुरुआत करते हैं बच्चों आज के सेशन की। तो सबसे पहला भैया मोशन क्या होता है? सर मोशन, सर वो मोशन कौन सा वाला मोशन है जब हम कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा खाना खा लेते हैं, है ना, जब फ्री फंड का या फिर दावतों में शादियों का भैया मौसम आ रहा है तो हम जो खाना खा लेते हैं तो नेक्स्ट डे जो होता है, क्या उस मोशन की बात कर रहे हो? अरे छी 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 छी, अरे सर आपने तो वीडियो की शुरुआत ही लोटे से करी और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं मुन्ने नहीं, मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स वाले मोशन की। मोशन का मतलब क्या है हमेशा याद रखना, बेसिक में ही मारे जाते हो। ध्यान से समझना कि मोशन का मतलब क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट मतलब मैं या कोई भी चीज जो भी तुम्हें दिख रही है हर चीज ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल दे, किसको बदल दे? अरे अपनी पोजीशन को बदल दे, किसके रेस्पेक्ट में? किसी भी रेफरेंस पॉइंट को मान लो तो उसको हम बोलेंगे कि भैया वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। जैसे कि मैं अभी यहां खड़ा हुआ हूं, मेरी जो पोजीशन है और इस बोर्ड की जो पोजीशन है, क्योंकि तुमको दो ही तो चीजें दिख रही हैं, ये तो बोर्ड या फिर मैं, तो मेरी क्या पोजीशन बोर्ड के रेस्पेक्ट में अभी चेंज हो रही है?
नहीं हो रही, इसका मतलब सर आप रेस्ट पे हो। लेकिन अगर अगर मैं बात करूं इस तरह से, किस तरह से, कि भैया मैं ऐसे चलते हुए आया, मैं ऐसे चलते हुए आया, और मैं ऐसे चलते हुए गया, सर ये क्या झूला झूला झूल रहे हो? मतलब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको ये सिखाना चाह रहा हूं, क्या अब बोर्ड के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हुई? हाँ जी सर हुई। मतलब सर आप मोशन में आ गए। अच्छा अच्छा सर, मोशन का मतलब ये होता है कि भैया रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना? हाँ जी। अगर सर आप ऐसे बैठ गए और अगर मैंने बैठ के घूमना शुरू कर दिया, तो अब क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? अब क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? बताओ, क्या मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान है ना? तो अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं बच्चों, मेरी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, लेकिन मैं घूम तो रहा हूं। तो ये कौन सा मोशन है? ये मेरा रोटेटरी मोशन है। जब मैं ऐसे चल रहा था तो ये मेरा ट्रांसलेटरी मोशन है। तो हर टाइप के मोशन को तुम्हें समझने से पहले ये समझना पड़ेगा मेरे प्यारे कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं होता। मोशन का मतलब हमेशा किसी भी एक बॉडी का मोशन किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में ही तुम निकालोगे। मतलब अभी तुम्हें लगता है कि भैया तुम जब जिस टेबल पर बैठ के या फिर जिस बेड पर बैठ के तुम पढ़ रहे हो वो रेस्ट में है, ऐसा तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी और उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर चंदा मामा की बात करें तो चंदा मामा तो अर्थ को जब देख रहे हैं, तुमको जब देख रहे हैं, जब तुम्हारी टेबल को देख रहे हैं, तो अर्थ तो अपनी जगह पे रह के घूमी घूमी कर रही है, घूम रही है, रोटेशन कर रही है। तो उस मून के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो तुम भी मोशन में हो, भले ही तुम अपने टेबल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे थे। हमेशा याद रखना, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। मैं तुमको एक बॉल की हेल्प से, है ना, एक अच्छे से बॉल की हेल्प से मैं तुमको समझाता हूं। आओ जरा, मैं तुम्हें क्लास से बाहर लेके चलता हूं और मैं अपने हेलीकॉप्टर से इस बॉल को फेंक कर दिखाऊंगा। और कुछ चीजें हैं जो मैं दिखाऊंगा कि अगर इस बॉल को मैं अपने हेलीकॉप्टर से छोड़ता हूं तो ये मुझे रेस्ट में भी लग सकती है और ये मुझे मोशन में भी लग सकती है। देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। आओ जरा वीडियो देखते हैं। हाँ तो बच्चों, क्या तुमने देखा, तुमने देखा कि जब मैं अपने हेलीकॉप्टर, जिसको मैं जुपिटर कहता हूं, भाई जुपिटर तक पहुंचा देती है वो मुझे, तो जब मैंने चलती हुई अपने स्कूटी से बॉल को छोड़ा तो मेरे लिए तो वो रेस्ट में रही। लेकिन जो कोई इंसान ग्राउंड पे खड़े होके मुझे देख रहा था, तो उसको बॉल, जैसे आपने ऑब्जर्व करा होगा, उसको ये बॉल जो है वो ऐसे जाती हुई दिखी, है ना, ये ऐसे जाती हुई दिखी। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखने के नजरिए की बात होती है। ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, ये अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। और देखो कैसे कैसे मोशन होते हैं। तो पहले मैंने आपको सिखा दिया कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। सर ट्रांस का मतलब वो नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मेरा सीधा सीधा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है ना। फिर दूसरा आता है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या हो गया? रोटेटरी मोशन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि सर अभी आप चेयर के ऊपर घूम रहे थे, या फिर ये आपका टैब ये आपकी उंगली के ऊपर जो घूम रहा है, ये कैसा मोशन है? सर ये आपका रोटेटरी मोशन हो गया। मैंने कहा वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, है ना। और देखो फिर एक आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया? अरे फिर वही कहानी, आओ लोटा लेकर आए। अरे भैया ये क्या है? ये तो एक पेंडुलम भी है। ये कौन सा मोशन कर रहा है? क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन है? नहीं। क्या ये रोटेटरी मोशन है? नहीं। ये तो अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अरे ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। 11th क्लास के लास्ट में जाके तुम पढ़ोगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये उसका भी एग्जाम्पल होगा। ये सारी कहानी आगे जाके हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आ जाओ जरा। तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का मैंने आपको फर्क समझा दिया। अगर चीज घूमी घूमी कर रही है तो वो रोटेटरी मोशन, और अगर कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है तो वो कौन सा मोशन? वो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अच्छा, अब मैंने इतनी देर से एक बार बार वर्ड का यूज कर रहा था जिसको मैं कह रहा था ऑब्जेक्ट, जिसको मैं क्या कह रहा था? ऑब्जेक्ट कह रहा था। अच्छा, मेरा आप बच्चों से एक सवाल है। मेरा सवाल ये है, मुझे जरा ये बताओ कि अगर इस बड़े से बोर्ड पर
मैंने ये क्या बनाया है, तो आप बोलोगे सर ये आपने एक पॉइंट बनाया है। अरे मेरे प्यारे सुनो जरा, ये पॉइंट मैंने बनाया है, ठीक है, ठीक है, इसको आप पॉइंट क्यों कह रहे हो, अपने आप से सवाल तो करो कि सर पॉइंट को पॉइंट क्यों कहते हैं। तो अब जरा समझना ध्यान से, कोई भी चीज पॉइंट तब कहलाती है जब उसकी जो डायमेंशन है, चाहे मैं उसकी लेंथ की बात करूं या ब्रेथ की बात करूं, तो उस चीज की जो डायमेंशन है आसपास के रेफरेंस को अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। मतलब इस बोर्ड की लेंथ और ब्रेथ के सामने इस पॉइंट की कोई भी डायमेंशन, मतलब इसकी डायमेंशन को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसलिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। ये क्या हो गया हमारा, ये एक हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑब्जेक्ट, सर पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, हाँ जी हो। अगर मैं स्पेस से जाके आपको देखूं तो आप तो इतने से दिखोगे, छोटे से मुन्ने से, है ना, तो आप भी क्या हो गए, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए। ये जो अभी पेन है, अगर मैं इस पेन की बात करूं तो भैया अभी भी इसका साइज बहुत छोटा ही लग रहा है तुम्हें, क्या मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं, ठीक है मान लो सर बोर्ड के रेफरेंस में। लेकिन अगर ये मैं पेन तुम्हारे पास लेकर आ जाऊं तो अब देखो इसका साइज जो है, अब इस पेन का साइज बोर्ड के साइज के कंपैरिजन में हो गया, तो अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो बड़ा ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड, छोटा ऑब्जेक्ट इज पॉइंट। तो ये भी फिर वही कहानी है कि देखने का नजरिया है। अरे नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, समझ रहे हो, वो वाली कहानी है। तो कहा यह जा रहा है कि इन चारों में से कौन कौन से ऐसे केस हैं जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब जरा ये तो तुमको सोचना है कि एक रेलवे कैरेज क्या, अरे वही एक ट्रेन का डिब्बा है मान लो, है ना, अगर वो दो स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है तो भाई स्टेशन ए और स्टेशन बी, यार दो स्टेशन के जो बीच का गैप है वो तो कई कई किलोमीटर का होता है ना, वो तो 50-50 60-60 किलोमीटर का होता है। तो 50 किलोमीटर, ये जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके बीच में एक मेरा ट्रेन का जो डिब्बा है, अरे वो जो मेरा एक रेलवे कैरेज है उसकी अपनी लेंथ तो भाई 1 किलोमीटर की भी नहीं होगी, है ना, वो कितना होगा, बहुत से बहुत 15-20 मीटर का होगा। तो भाई क्या 50 किलोमीटर के सामने 15-20 मीटर को नेग्लेक्ट करा जा सकता है, हाँ जी करा जा सकता है। इसका मतलब ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये बेसिक्स है बच्चों, ये बेसिक्स हैं। तुम 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे कूलम्स लॉ विच इज फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे अभी 11th क्लास में, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज ऑल्सो फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हर जगह हर लॉ नहीं लग पाएगा, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो लग पाएगा। तो देखना तो सीखो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि सन और अर्थ के बीच के मैं दूरी की बात करूं तो सन और अर्थ के बीच में इतनी ज्यादा डिस्टेंस है कि इतना बड़ा सन और इतनी बड़ी अर्थ होने के बाद भी वो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, समझे। अब देखो एक मंकी, एक बंदर कहां बैठा है, किसके ऊपर बैठा है, बंदरिया के ऊपर, सॉरी क्या कह दिया मैंने भैया, कट कर देना मेरे मुंह से निकल गई। अ मंकी इज ये क्या कह दिया मैंने, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन, ठीक है, बंदर बैठा है किसके ऊपर, आदमी के ऊपर बैठा है, और आदमी कर रहा है साइकिलिंग, और स्मूथली साइकिलिंग कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पर। एक बड़ा सा रोड है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर आदमी बंदर को अपने सर पे बिठा के भैया गाड़ी घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है, फिलहाल कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो मजबूरी रही होगी फिलहाल। क्या उस बड़े से सर्कुलर ट्रैक के सामने मेरा जो मंकी है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब बी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। सी वाले की अगर बात करें तो क्या मेरी जो क्रिकेट बॉल है, अरे ये जो मेरी कहां है, ये जो मेरी क्रिकेट बॉल है बच्चों, ये जो क्रिकेट बॉल अगर ग्राउंड पे जाके टकराती है तो जहां जाके टकरा रही है उसके सामने तो इस बॉल का कुछ वेट है, मतलब कुछ साइज है, बिल्कुल है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पूरे स्टेडियम के कंपैरिजन में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जहां जाके टकराई वहां तो इसका साइज है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल नहीं होगा। एक टम्बलिंग बीकर डेट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, अरे एक बीकर टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो बीकर ऐसा कौन सा इतना छोटा सा होगा कि टेबल के सामने दिखेगा ही नहीं, बीकर भी बड़ा ही होगा, तो ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हमारा नहीं होगा। क्या बात है सर, और चलें आगे, आ जाओ देख लो, यही देखो बिल्कुल सही। आई होप तुम लोगों ने भी यही मार्क करा होगा। आओ आगे सीखे बिल्कुल, और थोड़ी सी बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं फिर बढ़िया चीजों पर आएंगे।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, मैं यहां से चल के यहां गया, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया नहीं फिसला। तो जब देखो मैं यहां से चल के उधर गया, फिर वापस आया, फिर थोड़ा सा तुम्हारी तरफ आया, इस पूरी जर्नी में मैंने जितना भी चला, जितना भी मैंने पाथ फॉलो किया, वो डिस्टेंस होता है। लेकिन लेकिन मैं यहां से चला और फाइनली पहुंचा तो यहां, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो मेरा गैप है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूं। मतलब वही कहानी है जैसे कि भैया तुम्हारा ये स्कूल से तुम्हारा घर, भैया उड़ते हुए अगर आ जाओगे शक्तिमान बन के, है ना, सुपरमैन बन के, या जो भी तुम हो फिलहाल, अगर तुम उड़ते हुए सीधे सीधे आ गए तो तुमने डिस्प्लेसमेंट ये निकाल लिया। लेकिन अगर तुम बाय रोड आ रहे हो, है ना, घूमते घामते, कभी इसके घर कभी उसके घर, है ना, वो एक शायरी नहीं है, कभी इसके घर कभी उसके घर, है ना, कभी दर बदर गमे आश्क की तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, हम किस गली जा रहे हैं, है ना, वो गाना नहीं है आतिफ असलम का, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। तो वही कहानी का भैया तुम चले जा रहे हो, फिलहाल घूम घाम के तुम अपने घर पहुंचे, तो ये जितना भी तुमने ये कवर करा बच्चों, ये डिस्टेंस है, और सीधे सीधे अगर जाते तो ये डिस्प्लेसमेंट होता। अब याद रखना, कुछ कुछ बातें मैं तुमको बताने जा रहा हूं। क्या डिस्प्लेसमेंट, सोचो अपने आप से जवाब दो, क्या डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? क्या ये मेरा कहना सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? सोचो। तो भैया इसका जवाब है फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस से ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, क्या डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ये तो कॉमन सी बातें हैं, ये तो तुमको सोचनी पड़ेगी। और अच्छा, और क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। अगर सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे हो तो डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। अच्छा, और समझो, और समझो, क्या डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या डिस्टेंस मेरे पाथ पर, मेरे रास्ते पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है ना। इसकी जो वैल्यू है वो जहां से चले हो और जहां पर पहुंचे हो, दोनों बातों पर डिपेंड करेगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पर डिपेंड, मैंने बताया कि नहीं करता, ये बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है। और देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये मैग्नीट्यूड क्या है सर? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मतलब ये सर कि आप यहां से यहां पहुंचे, सर आपने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाते सर, तो आपका आता ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 12 किलोमीटर। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन यहां पर अच्छे से बता देता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भाई सबसे पहले ये क्या पाथ पर डिपेंड करता है? पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट है। और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात सर ये कि जो डिस्टेंस होता है, वो जो डिस्टेंस होता है, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, भाई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में मैं कह सकता हूं, देखो ऊपर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो क्या कह दिया मैंने? अरे क्या कह दिया सर आपने तो नॉर्थ साउथ कुछ के कुछ ही कर दिए। अरे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है ना, और इधर हमारा वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो यहां अगर मुझे स्कूल से घर तुमको भेजना है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि बेटा सीधे बिल्कुल उड़ते हुए जाओ 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई।
समझे? तो यहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाती है, लेकिन डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और सुनो, अरे स्केलर वेक्टर तो पढ़ा ही होगा, मेरा जो डिस्टेंस है जब डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो भी चीज हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में डायरेक्शन अगर है, उसके अंदर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो भाई वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। दोनों की एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो एसआई यूनिट तो दोनों की यार मीटर ही होगी। इतनी बातें तो एटलीस्ट तुमको अच्छे से आनी चाहिए, ये मैंने सब बता दी। और एक चीज और समझाऊं, अब यहां पर देखो, जैसे कि आप एक्सिस देख रहे हो, तो एक्स एक्सिस में मैं यहां से चल के यहां गया, मतलब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं, तो यार मेरा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस केस में ये मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कहलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर से इधर आ गया, मतलब अरे सर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर गए सर इस तरह, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और फर्क पता चला। क्या फर्क पता चला कि सर डिस्टेंस जो होता है, वहीं लिख दूं पीछे पीछे वहीं लिख दूं, सर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस भाई या तो वो पॉजिटिव होगा, अगर कोई मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता है मेरा क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। मतलब देखो, जैसे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैं 1 मीटर आगे गया तो +1 डिस्प्लेसमेंट, मैं 1 मीटर पीछे आया तो -1 डिस्प्लेसमेंट, और एक आगे चल के वापस एक पीछे आ गया, मतलब जहां से चला था वहीं आ गया, तो भैया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो मोशन तो हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये सारी बातें तुमको बेसिक गहराई वाली अच्छे से आनी चाहिए। और सेम अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो स्पीड और वेलोसिटी भी समझ में तुम्हें अच्छे से आ ही जाएगा। सुनते जाओ भैया। स्पीड की अगर हम बात करें तो यार स्पीड क्या होता है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं सर। स्पीड होता है डिस्टेंस कितना कवर करा आपने और कितने टाइम में कवर करा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। और सर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तो मेरे प्यारे बच्चे सुनो, वेलोसिटी सेम जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वैसी स्पीड और वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी हमारा, अरे डिस्प्लेसमेंट आपने कितना कवर किया है और वो जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितने टाइम में आया है, वो जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितने टाइम में आया है। तो यूनिट तो देखो भाई, इसकी भी मीटर पर सेकंड है और इसकी भी मीटर पर सेकंड ही आएगी, लेकिन फिर वही बात है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ये 12th क्लास के इतने बड़े बड़े घोड़े हो जाते हैं बच्चे, अरे ड्रॉपर हो जाते हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं और बच्चे जवाब नहीं दे पाते। क्या तुम इस सवाल का जवाब दे पाओगे? अरे कुछ तो फायदा हो तुम्हें ब्रिज कोर्स अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो, है ना। बाकी बच्चों से तुम्हें अलग दिखना है बच्चों, टॉपर की कैटेगरी में अगर तुम्हें 11th में आ जाना है, पूरा सेशन ये लगा लेना और आगे जितने भी ब्रिज सेशन में लेकर आ रहा हूं सब लगा लेना। देखो, अगर ये एक मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो ऐसे ऐसे एक घूमी घूमी कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। कितनी वेलोसिटी? मान लो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा क्या स्पीड चेंज हो रही है? यस और नो। और फिर मैं आपसे कहूंगा क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस और नो। तो स्पीड में तो भाई मैंने क्या कहा, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, या फिर मैं बोलूं कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो भैया स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो वही रहेगी, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब इस कहानी में एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। तुम्हें क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, ठीक है। तो देखो स्पीड वाली जो कहानी है इसमें समझो कि स्पीड यहां पर चेंज नहीं हुई, डज नॉट चेंजेस। लेकिन अगर मैं इसी केस में, इसी एग्जाम्पल में वेलोसिटी की बात कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो वेलोसिटी चेंज होगी। भले ही मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा सर, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो डायरेक्शन तो बदल रही है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो भैया वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। भले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। ये बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। ये मैंने दोनों आपको फॉर्मूले बता दिए, अच्छे से नोट्स बनाते हुए साथ में चलना।
अच्छा भैया, कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि चलती गाड़ी में, है ना, चलती गाड़ी में तुमने बहुत तेजी से ब्रेक लगाए हो? रुको मैं तुम्हें इसका एनिमेशन अभी दिखाता हूं, देखो कुछ इस तरह से। क्या कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, तो कभी बहुत तेजी से अगर तुम्हारी गाड़ी चल रही है तो देखो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एकदम से ब्रेक लगाए हो, है ना, या फिर एकदम से जब ब्रेक लगते हैं या कोई एकदम से अचानक से कुछ आ जाता है तो गाड़ी में तुम तो बैठे हुए होते हो लेकिन तुम एकदम से आगे आ जाते हो। ये क्या है बच्चों, ये क्या है ना, ये क्या है? इसको हम इनर्शिया कहते हैं, जो कि लॉज ऑफ मोशन में भी तुम अच्छे से कवर करोगे। और देखो आगे की कहानी। एक्सेलरेशन क्या होता है? अब देखो पीछे वाले केस में क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी तेज स्पीड से, अब तेज स्पीड से चलती हुई गाड़ी में तुमने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। मतलब एकदम से बहुत कम टाइम में तुम वेलोसिटी के अंदर चेंज लेकर आ गए, और जब बहुत कम टाइम में वेलोसिटी में चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि यार कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आ गया। मतलब अब आप आ चुके हो एक्सेलरेशन वाली कहानी पर, कि अगर वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है और वो जितने टाइम में आ रहा है, यही हमको कौन बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। भाई क्या बात है। अब जरा यहां पर देखो, है ना, ये ऊपर वाला जो हमारा चिंटू है, कौन? ये जो ऊपर वाला हमारा चिंटू है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। तो ये जो चिंटू है हमारा, चिंटू, भाई चल जाना। हाँ, तो ये जो चिंटू है, चिंटू, और ये हमारा मिंटू है। तो चिंटू मिंटू थे दो भाई, वही वाली स्टोरी है। तो ये जो चिंटू है ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन मिंटू जो है वो एक्सेलरेशन से चल रहा है। भले ही शुरुआत में उसकी रफ्तार स्लो थी, लेकिन बाद में देखो मिंटू जो है वो चिंटू से भी आगे आ गया। ध्यान रखना, भले ही तुम भैया, ध्यान रखना, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक चिंटू वाले होते हैं, एक मिंटू वाले होते हैं। कमेंट बॉक्स में तुम बताना कि तुम चिंटू वाली कैटेगरी में हो या मिंटू वाली कैटेगरी में हो। चिंटू चिंटू कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो एवरेज ही आते हैं, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट आते हैं, मतलब लगातार वो आते हैं। मतलब 70% आ रही है तो आ रही है, थर्ड क्लास से लेके 10 क्लास तक 70 से 80% के बीच में गया, ना तो बहुत ऊपर कभी ना बहुत नीचे, ठीक है। ये वो होते हैं। मिंटू वाले बच्चे होते हैं भाई साहब जुनूनी, पहले तो चल ही नहीं रहे, हल्के 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 चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनको गुस्सा आ जाता है वो ऐसी की तैसी करके रख देते हैं, और वो चिंटू को भी पीछे छोड़ देते हैं। मतलब कभी आ रही थी इनकी 40% 50%, और अब उनकी आ रही है 90%। अब उनकी 90% आ रही है, 95% आ रही है। तो मुझे ये बात बताओ कि अब तुम 11th क्लास में आ गए हो, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे चिंटू भी होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि भैया चिंटू, तुम चिंटू ही रह जाओगे अगर भैया 70% पे हो। तो 90 पर आने के लिए तुम्हें अपना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो भैया तुमको मिंटू बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? फिलहाल तुम बताओ कि अभी तुम कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे हो, चिंटू हो या मिंटू हो? देखता हूं मैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, है ना। चलो आगे चले, आगे चलें। तो फिलहाल फिलहाल देखो भाई, आगे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वी हमारी, वी होती है फाइनल वेलोसिटी। अरे ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये 9th क्लास में पढ़ा होगा लेकिन तुम भूल गए होगे, और वो सारी बातें 11th क्लास में वापस रिपीट होती हैं, इसलिए ध्यान सुन लेना, है ना। यू होती है हमारी क्या? यू होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितने टाइम में आया है। अगर इसी को मैं और अच्छे तरीके से एडजस्ट करूं ना, ये t इधर चला जाएगा तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाएगा, या फिर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। अरे ये कहीं देखी है? ये कहीं देखी है? अरे यही तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। और देखो जरा, और देखो, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बच्चों को यही नहीं मालूम, बहुत बार गलती कर दोगे तुम इसमें। सुनते जाना भैया, ये हमारी फिर से वही कहानी, ये कार है चिंटू की और ये कार है मिंटू की, ठीक है। तो चिंटू मिंटू में आप देखो कि भाई दोनों की गाड़ियां चल तो आगे रही हैं, लेकिन चिंटू की गाड़ी में एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। जहां एक्सेलरेशन वहां वेलोसिटी बढ़ती है। अब यार वेलोसिटी जो है वो पीछे की तरफ बढ़ रही है, मतलब जो आगे की तरफ वेलोसिटी है उसमें कमी आ रही होगी। तो एक्सेलरेशन का मतलब
हमेशा याद रखना वेलोसिटी का बढ़ना, अगर जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो एक्सेलरेशन अगर उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि अभी चिंटू की गाड़ी में हो रहा है, तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसी को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। मतलब रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, याद रखना। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अरे सर ये तो रिटार्डेशन ही है। जी हाँ, रिटार्डेशन ही है। मिंटू की गाड़ी देखो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो अगर कोई गाड़ी स्पीड अप कर रही है समझ जाना एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और कोई गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो समझ जाना एक्सेलरेशन है बस नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। और अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, तो जैसे कि भैया अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ और हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हुआ, मतलब पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ, मान लो किसी गाड़ी ने 5 मीटर कवर करे, तो जो अगला सेकंड है उसमें भी उसने 5 मीटर ही कवर करे, और जो तीसरा वाला सेकंड है उसमें भी उसने 5 मीटर ही कवर करे। मतलब इस वाले केस में वेलोसिटी क्या आएगी? अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या आएगी? अरे फिर से वही 5 मीटर पर सेकंड। हर एक पर्टिकुलर सेकंड, मैंने ये सेकंड का मतलब दूसरा वाला सेकंड, थर्ड का मतलब तीसरा वाला सेकंड, तो तीनों ही केस में वेलोसिटी तो सेम ही आ रही है। अगर वेलोसिटी सेम आ रही है तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसका जो मोशन है वो मोशन में ना तो इंक्रीमेंट है ना डिक्रीमेंट है, स्मूथ है। बस वो कौन सा है? बोलो चिंटू है या मिंटू है? ये तो चिंटू है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिंटू वाला था। ठीक है, वेरिएबल जो चेंज हो रहा हो, है ना। और नन ऑफ दिस तो था ही नहीं फिलहाल। देख लेते हैं, बिल्कुल सही यार, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं, चलो जरा अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। और जरा ये क्वेश्चन बताओ तुम करके क्या कर पाओगे। एक साइकिलिस्ट है, उसने क्या करा, सेंटर से चला, देखो यहां सेंटर ओ से चला, ओ से चल के पहुंचा वो पी पर, ये बोले ओ से चल के पहुंचा वो पी पर, और फिर पी से चल के वो घूमा 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 सर, ऐसे घूमा, तो पी से वो कहां गया? क्यू पर गया। ठीक है सर, और फिर उसके बाद वो क्यू से वापस ऊपर आ गया। अब आप ये बता दीजिए सर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या तुम्हें इसका आंसर मालूम है? बिल्कुल मालूम होना चाहिए सर। ओ से चला था, ऊपर वापस आ गया, अभी तो आपने पढ़ाया सर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। मुझे इतनी बात तो सर समझ में आ रही है, मैं कितना अच्छा बच्चा हूं सर। अभी और देखो, अरे मेरे भाई वेलोसिटी बता। अब तुम बोलोगे सर चल तो रहा है, वेलोसिटी तो आएगी। अरे नहीं मुन्ना नहीं, तुम नहीं समझे बात को। अरे एवरेज वेलोसिटी बोलूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यार टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होगा। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो क्या वेलोसिटी भी 0 होगी? अरे हाँ, वेलोसिटी भी 0 होगी। यही तो बातें समझने की हैं। और तीसरा वाला केस और बताओ सर। सर स्पीड बताओ। सर स्पीड भी 0 होगी? नहीं 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 नहीं, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा सर। अब डिस्टेंस कितना कवर करा, तो सोचो यहां पर रेडियस थी इस सर्कुलर पाथ की 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर तो ऐसे चला, और पी से क्यू पर पहुंचा। तो क्या तुमको इतनी मैथ्स पढ़ी है? तुमने सर्किल चैप्टर पढ़ा है 10th क्लास में? अरे ये तो सर्कुलर एक सरकमफेरेंस है, सर्किल के पैरामीटर को सरकमफेरेंस कहते हो, 2 पाई आर, और ये उसका 1/4 है, मतलब ये हो जाएगा पाई आर बाई 2। अरे इतना चला या नहीं चला दिमाग? भैया एफर्ट लगाना शुरू कर दो, अब अच्छे क्वेश्चन पे लेके आने वाला हूं। तो देखो जरा टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ सर? 1 किलोमीटर तो ऐसे, 1 किलोमीटर तो ऐसे, रेडियस भी 1 किलोमीटर है, तो पाई बाय 2 ऐसे, पाई बाय 2 ऐसे, और फिर क्यू से ऊपर आया तो 1 किलोमीटर फिर और रेडियस आ गई, क्योंकि डिवाइड बाय टाइम। सर टाइम तो है 10 मिनट, इसको कर दो सर घंटों में, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है नीचे आर में कर दो, तो 10 मिनट का मतलब क्या हो गया? अरे 10 मिनट का मतलब हो गया 10 बाय 60,
60 से डिवाइड करा दिया तो घंटे में कन्वर्ट हो गया, आर हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लाओ मैं यहां पर कर दूं आगे की कहानी। तो बच्चों स्पीड कितनी आई है, बोलो बोलो बोलो, अरे मुझसे पहले सॉल्व करो। तो ये 2 + π/2, तो ये हो जाएगा 4 + π/2, एलसीएम ले लिया। और ये 1/6 है तो ऊपर 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 3 × 6 होता है, तो ये तो सर 12 + 3π, क्या 12 + 3π, ये मेरी स्पीड आ रही है। अब तुम 3π की वैल्यू पुट करते रहना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आंसर कितना आ रहा है हमारा 21.42 आ रहा है। पहले वाले दोनों केस में आंसर हमारा 0 था। ठीक है, वो क्या था, 0 था। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं यही तो बता रहा हूं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि देखो ओ से ए पर गए 2 सेकंड में 4 मीटर कवर, उसके बाद फिर ए से बी पर गए, फिर से 2 सेकंड है, फिर से देखो 4 मीटर कवर, फिर से 2 सेकंड में 4 मीटर, फिर से 2 सेकंड में 4 मीटर। तो ये जो हमारा चिंटू है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है। और देख लो भैया, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ध्यान से देखना, सर आपने इस बार क्या करा, गाड़ी चली 4 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर/आवर। फिर गाड़ी चली अगले 4 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर/आवर। एवरेज स्पीड बता दो। अरे मेरे भाई समझो, अभी तो मैंने तुम्हें बताया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सर टोटल डिस्टेंस आप ऊपर रखिए और टोटल टाइम आप नीचे रख दीजिए। अरे भैया पहले 4 किलोमीटर चला, ठीक है, अरे बाद में भी 4 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर हो गया। लेकिन 4 किलोमीटर चला है 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। अरे भाई सुनो, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यार टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी तो हो जाएगा। तो पहले वाले केस में गाड़ी जो चली वो 4 किलोमीटर चली, लेकिन कितनी स्पीड से, 3, तो भैया डिस्टेंस 4 स्पीड 3। ऐसी दूसरे वाली जर्नी का टाइम क्या आएगा भाई, उसका डिस्टेंस हमारा 4 और स्पीड हमारी 5। ओहो, तो टोटल टाइम क्या हो गया सर, T1 + T2 कर दीजिए। अरे भैया ये क्या आ रहा है सर, ये तो 4/3 और ये तो 4/5 हो गया। ठीक है सर, हो गया। तो हम क्या करें सर, हो गया तो कितनी आ रही है सर, बताओ तो, स्पीड तो बताओ कितनी आ रही है, सॉल्व भी कराऊं क्या। लो जी, एलसीएम आप लोगे, एलसीएम जब आप लोगे तो भैया ये एलसीएम तुम्हारा क्या बनेगा, एलसीएम तुम्हारा क्या बनेगा, देखो ऊपर 80 आएगा, नीचे एलसीएम आप ले लो, तो ये बन रहा है 15, तो 3 5 और 5 4 तो ये 20 और 5 3 और 3 4 12। क्या बात है, तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, देख लेते हैं यार। तो 8 × 15 डिवाइडेड बाय 32, ओ हो 8 4 32 होता है सर। तो 15/4 का मतलब 3.75 मीटर/सेकेंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे ये कौन सा मोशन था, ये कौन सा मोशन है बच्चों, ये ऊपर से नीचे अगर आ रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन ये तो घूम भी रहा है, तो ये ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, ये दोनों मोशन का एग्जाम्पल हो गया। और देखो हल्के में ले रहे हो क्या, ये 2023 का चैन अटेम्प्ट का तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी आप 10 से 11 में आए भी नहीं है सही से और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बताओ ईमानदारी से बताओ, टफ तो नहीं लग रहा, टफ तो नहीं लगना चाहिए, टफ तो नहीं लगना चाहिए। और ग्राफ देख ले, लो जी सर ग्राफ भी देख लो। अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यहां पर भाई हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर हमने पोजीशन लिया है या फिर एक्स की वैल्यू ली है। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बच्चों, कहां है रेस्ट पर है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो वही रहेगी, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका ग्राफ हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लगातार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी और ग्राफ ऐसे लीनियर जाएगा। तो यहां पर ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल नहीं हो गया, तो सर यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर पोजीशन कांस्टेंट रेट से देखो गिर रही है, तो भैया यहां पर भी हमारी वेलोसिटी है, यहां पर भी हमारी वेलोसिटी
कांस्टेंट है, लेकिन फिर वही बात है ना कि यार वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, बस यहां पर लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया होगा क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, वाई एक्सिस में पोजीशन है, ऊपर की तरफ उठ रही है तो पॉजिटिव आया होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो ये नीचे की तरफ आ रहे हो, जब तुम नीचे की तरफ आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। अरे यार जैसे एक्स एक्सिस में मैंने बताया ऐसे वाई में देखो ना, जब नीचे की तरफ आ रहे हो तो नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर नेगेटिव तो वेलोसिटी भी यहां पर नेगेटिव। लेकिन ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारा, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें 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 देखो हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि यहां पर पोजीशन कांस्टेंट रेट से नहीं बहुत तेजी से बढ़ता हुआ लग रहा है, तो मतलब यहां पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये यूनिफॉर्म था, ये यूनिफॉर्म था, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और बड़ी काम की बात जहां से जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप इसका स्लोप निकालिए। क्या निकालिए? अरे इतना तो मैथ्स में पढ़ा है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज ही स्लोप होता है, तो वाई एक्सिस का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन, तो एक्स वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, पोजीशन को एक्स से दिखाते हैं ना, और नीचे टाइम आ गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो है, तो यार स्लोप स्लोप जो आ रहा है वो वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। मतलब अरे पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ही हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। तो समझ जाना कि अगर लाइन तेजी से ऊपर उठ रही है तो वेलोसिटी ज्यादा है। क्यों? अगर लाइन तेजी से ज्यादा उठेगी, मान लो लाइन ऐसे उठ गई, कैसे उठ गई, अरे कैसे उठ गई, ऐसे उठ गई, और ये आपको दो क्वेश्चन दे दिए, बताओ जरा, ये θ1 है और ये θ2 है, कौन से वाले केस में, पहले वाले केस में वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरे वाले में, तो आप देखोगे सर स्लोप किसका ज्यादा है ना, तो आप देखोगे कि θ1 जो है वो छोटा है और θ2 बड़ा है। और स्लोप का फॉर्मूला, अरे स्लोप का फॉर्मूला फिर से मैथ्स पे आ रहा हूं मैं, tan थीटा इतना तो पढ़ा ही होगा, तो जितना बड़ा एंगल उतना ज्यादा स्लोप। मतलब ये हो गया सर कि पहले वाले का स्लोप कम है और दूसरे वाले का स्लोप ज्यादा है। अगर ऐसा है तो सर दूसरे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, पहले वाले की वेलोसिटी कम हो गई। ओहो हो, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। ऐसी और देखो ग्राफ की बात कर लेते हैं, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो अब अगर मैंने क्या करा, अब मैंने वाई एक्सिस पर मेरे प्यारे बच्चों ले ली है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर ले लिया है टाइम। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, इसी को तो आप एक्सेलरेशन कहते हो, तो यहां पर एक्सेलरेशन आएगा और पॉजिटिव आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से कम हो रही है तो इसको आप रिटार्डेशन कहते हो, तो यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। फिर वही कहानी जरा समझो 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 समझो। अगर मैं यहां स्लोप निकालूं, क्या निकालूं, तो स्लोप जो आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अरे यही तो एक्सेलरेशन होता है। मतलब फिर वही कहानी हो गई कि यहां पर हमारा जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सर जी स्लोप जो होता है वो क्या देता है, वो हमको देता है एक्सीलरेशन। क्या देता है सर? एक्सीलरेशन देता है। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी और सुनो, और मुद्दे की बात बताऊं। हमें यह भी बात मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा सर। हाँ जी हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगी और यहां पर कुछ टाइम होगा, तो याद रखना, याद रखना, क्या याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो शेडेड रीजन है वो v इंटू टी ही करके आएगा, लेकिन वो एरिया अंडर द कर्व है, तो तुम्हें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एरिया ऑफ क्या,
एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है सर? डिस्टेंस नहीं, धोखे से भी मत कह देना डिस्टेंस, भैया डिस्प्लेसमेंट देता है। स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर दोनों बात इंपॉर्टेंट है। और अगर वेलोसिटी देखो ऐसे बढ़ रही है, मतलब अब यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रही, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन भी अब कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी हमारा वेरिएबल हो गया। ये सारी बातें देखो नीचे लिखी हुई है। आ जाओ, अब फिर से आ जाओ, इसी साल का 2025 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, टफ नहीं लगेगा। आओ यार सॉल्व करते हैं। क्या है भैया? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, जब टाइम 0 से 4 सेकंड हुआ तो बताइए, क्या बताएं, क्या बताएं, कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अब यहां पर क्योंकि देखो एरिया पॉजिटिव है तो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो सेम ही बात है। लेकिन अगर एरिया नेगेटिव होता तो डिस्प्लेसमेंट वाले केस में नीचे वाला एरिया तुम माइनस करते। अभी फिलहाल आपको इतने 0 से 4 सेकंड की बात हो रही है, तो जितना मैंने पोर्शन यार शेड करा है इतने पोर्शन का ही तो आपको एरिया निकालना है। आओ निकालते हैं मिलके। देखो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ क्या निकाल रहा हूं भाई मैं? वीटी ग्राफ, क्योंकि वही मेरा क्या देगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो देखो ये ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस 2 है और हाइट हमारी 10 है, साथ में रेक्टेंगल है तो ये लेंथ मेरी 2 और 4 के बीच का गैप 2 हो गया और हाइट मेरी 10 है, तो ये सॉल्व कर करा के क्या 30 मीटर आ रहा है? क्या मतलब ऑप्शन बी हो गया। अरे इतना तो दिमाग में कर लेते हैं अच्छे बच्चे, और मुझे मालूम है तुम बहुत बढ़िया बच्चे हो, बस तुम्हें मेहनत की जरूरत है और बस जुनून से, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा डिसिप्लिन रख के तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। तुम बहुत अच्छा कर जाओगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। और देखो जेईई मेंस के क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूं मैं, कोई हलवे क्वेश्चन नहीं लेकर आया। ये भी देखो इसी साल का क्वेश्चन है, तुम्हें फील आ जाएगी कि एक एरोप्लेन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। क्या पूछ रहे हैं? डिस्टेंस, फिर से वही कहानी, एरिया, लेकिन कहां से कहां तक? 30.5 सेकंड तक। तो यहां पर 30.5 कुछ आएगा, तो इस इतने पोर्शन तक का मुझे एरिया चाहिए, है ना? इतने पोर्शन तक का मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। और जरा समझते हैं इसे, है ना? और जरा समझते हैं। हाँ तो भाई अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो भैया एरिया मैं कैसे निकालूंगा? देखो, और अगर मैं तरीके से दिखाऊं तो ये मेरा एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है? ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है भाई? हाफ, हाफ, हाफ के बाद सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड 200 और ये साइड 400, तो इनका सम हो गया 600, इनटू दोनों पैरेलल साइड के बीच का गैप, तो ये तो 2 है। अरे 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 सर, ये 2 आ गया, साथ में अब ये आगे मेरा रेक्टेंगल, अब ये 30.5 तक है, मतलब ये गैप मेरा हो जाएगा 28.5, है ना? और रेक्टेंगल भाई 28.5 इनटू, अरे ये तो लेंथ है, ब्रेथ क्या है? ब्रेथ मेरी 400 ही है, ठीक है? अब ये अगर आप करोगे तो बच्चों ये 600 आएगा और ये हमारा, ये कितना बैठेगा भाई? 400 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 11,400 बैठेगा, मतलब ये हमारा कहीं ना कहीं 12,000 मीटर में आएगा, या फिर बोला जाए तो 12 किलोमीटर आएगा। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गया पेन, हो गया और सर की पहली क्लास में ही, है ना, ब्रिज कोर्स की पहली क्लास में ही और माइनस माइनस हो गया है, -999 हो गया। कोई बात नहीं, चलो प्लस भी कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और देखो जेईई में इसमें आए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यार, कोई मजाक कौन सा है? देख लो जरा, इसमें क्या करना है? डिस्टेंस बताना है 0 से 5 सेकेंड। अब तुम बताओ जरा, 0 से 5 सेकेंड मतलब ये कहीं ऐसे मिल रहा होगा, तो हमेशा याद रखना ये जो लाइन आ रही है इसके नीचे का एरिया तुमको लेना होता है ये। तो फिर से वही कहानी, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस होगा अभी तो हाफ इंटू बेस भैया 5 और हाइट हमारी 8, तो 2 4 8, तो 20 मीटर आ गया। बताओ यार, अरे फील आ रही है या नहीं आ रही है? इससे और आसान तरीके से क्या तुमको देखने को मिलेगा, है ना? इससे और आसान तरीके से क्या देखने को मिलेगा? आ जाओ बच्चों, अब शुरू होता है असली बढ़िया तगड़ा वाला खेल, जो कि है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब तुम देखो जरा इक्वेशन ऑफ मोशन की कहानी, और इसमें हम थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी भी समझते हैं।
देखो भाई, तो देखो भाई, अब इक्वेशन ऑफ मोशन भाई आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस टी, और जो कि कहीं ना कहीं हमारे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आया था, मैंने जस्ट तुम्हें अभी बताया है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ s हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ut में हमारा u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमारा हाफ तो हाफ ही है, ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। इसमें एक एसेंथ वाला भी आता है कि किसी nth सेकंड के अंदर, किसी nth सेकंड के अंदर भाई ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। फिलहाल अभी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि भाई मेरी एक्चुअल हाइट क्या है। ध्यान से सुनना कि मेरी अभी एक्चुअल हाइट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकालूंगा। वैसे तो मुझे मालूम है, लेकिन हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन अरे किसी काम की है या नहीं। तो जरा उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। भाई अगर मैं अपनी हाइट की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं कहीं ना कहीं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, तुम्हें मजा आने वाला है। अभी जैसे अगर हम बात करें किसकी, मोशन अंडर, मोशन अंडर क्या, अरे ग्रेविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, क्या बात मालूम होनी चाहिए कि अगर ये एक बॉल को, जिसका मास जो हो मैटर नहीं करता, अगर मैंने छोड़ा, छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको ड्रॉप करा है। बच्चों जब भी आप ड्रॉप लिखा हुआ देखो तो समझ जाना कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा ठीक है, अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो वो गिरेगा। अब मान लीजिए h हाइट से मैंने छोड़ा है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि वी नो डेट, ये मैं सारी लिख दूं क्या, देखो जैसे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए डी होता है, यहां पर v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। और सुनते जाओ, s की जगह पर हाइट आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब हमारा हाइट है, विल बी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हो जाएगा। मतलब जहां एस है वहां पर हमारा एच आ गया, और जहां हमारा एक्सेलरेशन था वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आ गया, जिसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्स हम 9.8 होती है, वैसे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। अच्छा एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब मैं आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपनी हाइट, मेरी मीटर में कितनी हाइट है, ये आज भाई तुमको हाइट मेरी रिवील होने वाली है। तो क्या तुम तैयार हो, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखो मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि भाई मान लीजिए ये आपके जो सर हैं, ये आपके सर खड़े हैं, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, ठीक है, लो चश्मा भी लगा दूं क्या, चश्मा भी लगा दूं क्या अपने आप को, लो जी, ठीक है। तो ये आपके बच्चों सर हैं, वैसे तो मैं कम से कम 2-3 लाख गुना इससे ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ, लेकिन मान लो अभी ये ऐसे ही है। और मैंने क्या करा, मैंने यहां से एक बॉल को छोड़ा, अपने सर की हाइट से मैं क्या करूंगा, बॉल को छोड़ूंगा, और यहां से यहां तक गिरने का, यहां से यहां तक गिरने का टाइम मैं मेजर कर लूंगा। तो सोचो अगर अगर मैंने बॉल को ड्रॉप करा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम मैं स्टॉप वॉच से भी कैलकुलेट करके निकालता हूं, तो हमारा h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में अगर हम देखें तो h इज इक्वल्स टू यू टी, तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हाइट क्या आएगी, हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो अगर मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया तो मैं अपनी हाइट क्या निकाल सकता हूं, आओ जरा चेक करते हैं। क्या तैयार हो, तो हाँ तो भाई बच्चों, तो अब यहां पर ये मैंने ले ली है एक बॉल, ठीक है। अब जरा तैयार रहना, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें टाइम जो कैलकुलेट करना है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, और जितना ज्यादा हम टाइम एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाएंगे उतना ही सही तरीके से हम सारी चीजों को यहां पर यार कर पाएंगे, ठीक है। तो आओ जरा, तो यहां पर मैंने एक स्टॉप वॉच खोल ली है भाई, तैयार हो, तैयार हो देखने के लिए, आओ यार। यहां पर मैंने अपने, देखो बिल्कुल हाइट के लेवल पर, हो सकता है कैमरे के एंगल से कुछ तुम्हें गड़बड़ लग सकता है, लेकिन मैंने बिल्कुल अपने, है ना, ये मेरा सर, ये यहां पर मैंने देखो बिल्कुल अपने हाइट के लेवल पर ये बॉल ले ली है, ठीक है, इस टाइप से। और मैं इस बॉल को छोड़ूंगा, और जैसे ही मैं बॉल को छोड़ूंगा मुझे इस क्लॉक को स्टार्ट करना है, और जैसे ही ग्राउंड पर जाएगी मुझे इसको स्टॉप करना है। 2-3 बार हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो 3 2
और 1। लो जी, तो यहां पर मैंने क्या देखा कि मेरा ये जो टाइम आया है वो स्टॉपिंग का 0.52 है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है तो मेरा कोऑर्डिनेशन सही से नहीं रहा। हम 3-4 बार रीडिंग लेते हैं, ठीक है। और जरा एक बार और ट्राई करें। तो यहां पर आप देखो ये बॉल है, ये मेरे लगभग सर के लेवल की हाइट की है, और फिर से मैं स्टार्ट करता हूं 3, 2 और 1। अब देखो दोबारा से मेरा आंसर क्या है, 0.56 आया। एक बार मैं और ट्राई करता हूं, ठीक है, एक बार मैं और ट्राई करता हूं। मेरा सर का लेवल ये है, ठीक है, 3, 2 और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करेंगे हम, 3, 2, 1। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये तो मैंने बहुत लेट करा यार। देखो यही सबसे बड़ा पंगा तो यही है। और एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं 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 नहीं, दोबारा से करते हैं, एक बार और करते हैं। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे तुम्हारे लिए। एक बार और करते हैं। ये अब थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब एक कहीं ये तो 0 पॉइंट क्या आ रहा था हमारा 56 सेकंड या 0.57 सेकंड, और ये 0.68। क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं एक है ना सुपर ह्यूमन तो हूं नहीं कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट आएगी वैल्यू, लेकिन देख लो मतलब ऑलमोस्ट मेरा जो आंसर आएगा वो 0.6 के आसपास ही मुझे आता हुआ लग रहा है ना। मतलब मैं थोड़ा सा लेट प्रेस कर रहा हूं। अगर मैं टाइम पर प्रेस करूं ना, अगर देखो मैं एक बार टाइम पे प्रेस करूं कुछ इस तरह, है ना, तो अगर मैं टाइम पर प्रेस करता हूं तो मेरा 0.59 सेकंड आता हुआ लग रहा है। अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आओ यार थोड़ी सी कैलकुलेशन करी जाए, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन क्या करी, अप्रोक्स मैं मान लेता हूं कि टाइम मेरा जो आया वो 0.6 सेकंड आया, ठीक है। अप्रोक्स टाइम मैंने क्या मान लिया, 0.6 सेकंड आया। बहुत स्लो मोशन में अगर हम करेंगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो अब यहां से देखो मेरी हाइट आने वाली है बच्चों, तैयार हो। तो ये हाफ जी की वैल्यू को हमने 10 ले लिया है, और टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर मतलब 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर हम करेंगे तो ये 5 इंटू क्या आएगा, 0.36 आएगा। तो 5 6 30 होता है, और 5 3 15 होता है, तो लगभग 180 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मैंने 0.6 सेकंड लिया है, मैंने ऑब्वियसली जाहिर सी बात है बढ़ा के ली है, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर में आएगा ना ये तो ये 180 मीटर मेरी हाइट आ रही है। लेकिन एक्यूरेट अगर मैं तुमको बताऊं तो मेरी हाइट जो है वो 176 मीटर है। आज से 1 महीने पहले मैंने जब मेजर कराई थी। तो फिर भी आप देख लो कितना यार मीटर, मैं सही में गलत कर गया, ये 180 जो है, ये 5 इंटू 0.36 करूंगा ना तो ये 1.8 मीटर आएगा, या फिर 1.76 मीटर। ये मेरी हाइट थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से तुम मोशन अंडर ग्रेविटी की हेल्प से ये पता लगा पाओगे कि भाई तुम्हारी हाइट क्या है। ये सब बच्चे जितने भी अभी देख रहे हैं, तुम सबको भैया ये एक्सपेरिमेंट करके अपनी अपनी हाइट फिर तुम कैलकुलेट करना कि तुम्हारी एक्चुअल हाइट और तुम्हारी इस रीडिंग में कितना गैप आ रहा है। ये तुमको भैया तुम्हारा ही होमवर्क है, ये तुम करके लेकर आओगे, ठीक है। हाँ तो भाई बच्चों, तो अब यहां से जैसे तुमने देखा कि भाई हमने हाइट कैलकुलेट कर ली, लाओ मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट और अच्छा सा करके दिखाता हूं। वो एक्सपेरिमेंट पता है क्या है, देखो जरा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं कि जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही हैं, क्या इसमें कहीं पर भी आपने मास देखा, कहीं पर भी देखो मास नहीं आ रहा था। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, है ना, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, मान लीजिए कि वो है भाई हमारा 500 ग्राम का, और मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लूं, मान लीजिए वो है हमारा 5 ग्राम का, और अगर मैंने दोनों को, और अगर मैंने क्या करा, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा है, दोनों को सेम हाइट से अगर छोड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों को सेम टाइम लगना चाहिए नीचे आने में, क्योंकि मास पर तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिपेंड ही नहीं कर रही है ना। और देखो अगर मैंने छोड़ा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0। तो अगर मैं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता हूं जो कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो v इज इक्वल्स टू जी टी हो गया। तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, v बाय जी हो जाएगा। नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, v बाय जी हो जाएगा। और ये v वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से नीचे जाके टकराया है। लेकिन अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे, अगर आपको हाइट मालूम है, तो आप सेकंड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे भाई, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में यूटी वाली टर्म 0 हो गई। तो यहां से आप देखोगे, यहां से आप क्या देखोगे कि जो टाइम आ रहा है वो अंडर रूट 2h बाय जी आ रहा है,
क्या इस टाइम में कहीं पर भी मास आ रहा है? कहीं पर भी मास नहीं आ रहा। अगर मास नहीं आ रहा तो बहुत ध्यान से तुम समझ लेना इस बात को, क्या कि अगर मास पर टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करता तो आप भारी ऑब्जेक्ट को छोड़ें या हल्के ऑब्जेक्ट को छोड़ें, देखो दोनों नीचे सेम टाइम पर ही आएंगे। अब अगर ऐसा है तो भाई यहां पर मैंने ले लिया है एक अपना आईपैड और ये एक सिंपल हमारा पेपर है, दोनों का साइज लगभग बराबर है, लेकिन जाहिर सी बात है मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब तुम जरा तैयार हो एक्सपेरिमेंट देखने के लिए? अगर मैं इन दोनों को साथ में छोड़ता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को साथ में छोड़ता हूं तो देखना तुम ध्यान से, अगर मैंने इन दोनों को साथ में छोड़ा तो भाई ग्राउंड पर दोनों साथ में पहुंचने चाहिए, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है क्योंकि सेम ही आएगा ना, क्योंकि सेम हाइट से छोड़ दो, तो देखते साथ में पहुंचते हैं या नहीं। तो 3 2 1, ये क्या हुआ? मेरा टैब गया यार, ये क्या हुआ? लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा टैब पहले जमीन पर नीचे आया और वो जो पेपर है वो बाद में आया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात हो गई। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको दोबारा से करा, लेकिन अब देखो क्योंकि वो जो ये पेपर नीचे आ रहा है इसमें एयर रेजिस्टेंस का भी खेल आ गया, लेकिन अगर मैं इस पेपर को इस टैब के अपने ऊपर रख देता हूं और अब छोड़ता हूं, तो अगर मास पर डिपेंड कर रही हैं चीजें, अगर मास पर डिपेंड कर रही हैं चीजें, है ना, भारी मास वाली चीज जल्दी आ रही है, हल्की मास वाली चीज बाद में आ रही है, तो अगर ऐसा है तो अभी भी ये पेपर झूलता झालता नीचे आना चाहिए और टैब जल्दी गिरना चाहिए। तैयार हो देखने के लिए? 3 2 और 1। अब ये क्या हुआ? अब ये क्या हुआ? मेरे टैब का लग रहा है चूरा चूरा हो गया होगा, लेकिन अब तुमने देखा कि ये दोनों बिल्कुल साथ में गिरे हैं। अब अगर ये साथ में गिरे हैं इसका मतलब ये बात यहां से प्रूफ हो गई कि मेरा जो टाइम है, टाइम जो है वो क्या डिपेंड करेगा? वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, मास पे डिपेंड नहीं करता। वैसे मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम्हें क्या लग रहा है इतना खर्चा करूंगा मैं तुम्हारी एक वीडियो के लिए? भाई टैब मैंने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन यार मेरा कवर तो भाई साहब टूट चुका है, कवर मेरा टूट चुका है बच्चों, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब आओ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं तुमको करके दिखाता हूं, ज्ञान काफी हो चुका है। यहां पर देखो अब ध्यान से, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड ओनली इफ, अब याद रखना इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होगी? जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, क्योंकि भैया इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही बनाई गई है। अगर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो याद रखना फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होता है। तो ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई और यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो भाई सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। और यार नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन इंजन है, एक ट्रेन है भाई, तो ट्रेन जो चल रही है वो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो उसको रेस्ट पे आने के लिए लग रहे हैं 500 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, ट्रेन जो है कभी भी एकदम से नहीं रुकती, तुम्हें मालूम होगा, है ना। ट्रेन से कितने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि अचानक से अगर कोई सामने आ जाए तो ड्राइवर चाहकर भी ट्रेन नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि भाई उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत भारी होती है, तो उसको रेस्ट में लाने के लिए बहुत ज्यादा रिटार्डेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए लगभग आधा किलोमीटर ट्रेन चल रही है हमारी रुकने से पहले, अगर वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अब क्या बोला गया, क्या बोला गया, क्या मैं इतनी सी बात से उसका रिटार्डेशन निकाल लूं? आगे पढ़ना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि यार इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल अगर वो रुकी तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इस जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, तो s मुझे दे रखा है 500 मीटर। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज करना जानते हो, तो ये 500 इज इक्वल्स टू, देखो अब यहां पर दिक्कत ये आ जाएगी कि यार टाइम नहीं है, तो नहीं 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 इससे नहीं जाऊंगा, इससे नहीं जाऊंगा, इसको फिर कभी यूज करेंगे। मैं तीसरी वाली से जाता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहां से आंसर आसानी से आ जाएगा, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। v का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर 400 प्लस 2a और s इज 500, तो यहां से बच्चों सॉल्व करके ये माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर ऐसा है,
अब अगर ऐसा है तो जरा समझो बात को। क्या क्या क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई 500 मीटर पहले ब्रेक लगाने पड़ेंगे तब जाके गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी। दिक्कत ये हुई कि ड्राइवर ब्रेक लगाना ही भूल गया, और जब उसने ब्रेक लगाए तो आधा ही डिस्टेंस बचा रह गया था। मतलब अब दूसरे वाले केस में मेरे पास एस बच्चों आधा डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, 250 मीटर है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि जाहिर सी बात है अब जब तुम ब्रेक लगाओगे तो ट्रेन चाहकर भी स्टेशन पर नहीं रुक पाएगी, तो जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बता दो। समझे बात को? मतलब अब मुझे मालूम है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी अभी भी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वही तो मैं निकालना चाह रहा हूं। तो फिर से मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। क्या सर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई, तो यू स्क्वायर का मतलब फिर से 400, 2 एक्सेलरेशन नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो माइनस का 0.4 इंटू एस कितना है इस बार, अरे 250 है। तो यार ये सॉल्व करा ना, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है भाई, ये कितना आ रहा है, ये मेरे हिसाब से माइनस का 200 आएगा। तो ये v क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये √200 हो जाना चाहिए। मतलब जब हमारी ट्रेन अब जब स्टेशन पर पहुंचेगी तो भैया उसकी वेलोसिटी √200 मीटर पर सेकंड होगी। और देखो इन्होंने क्या दे रखा है, √x मीटर पर सेकंड होगी, मतलब x की वैल्यू 200 आ रही है। क्या बात है, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या टफ है, मुझे ईमानदारी से बताओ। क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 बार लगानी तो है, कोई बड़ी बात है, इतना तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे से अगर तुम क्वेश्चन कर जाओगे तो जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। और देखो 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 मगर प्यार से, क्या एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, सबसे अच्छा तरीका लिख लो, एक्स एक्सिस में जा रहा है, उसके अंदर भैया एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना टाइम लगेगा कि उसकी वेलोसिटी 60 हो जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 60 हो जाए। देखो ये क्वेश्चन ना मैं तुमको दिमाग में करा दूं, दिमाग में करा दूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप एक्सेलरेशन का मतलब तो समझो। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का मतलब यह है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। मुझे आप ये बात बताओ, अभी वेलोसिटी 10 थी इनिशियल, फाइनल 60 हो गई, कितने का इंक्रीमेंट आया सर, 50 का आया। और अगर 50 का इंक्रीमेंट आया तो ये बताओ कि जब हर एक सेकंड में 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है तो कितने सेकंड लगेंगे 50 का इंक्रीमेंट आने में। अरे ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली बात है। क्या, कैसे बच्चों वाली बात, अरे सर आप ये बताइए कि भाई एक टॉफी अगर 2 रुपए की है तो 50 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, 25। तो वही तो कहानी है कि अगर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है तो 50 मीटर पर सेकंड से कितने सेकंड में बढ़ेगी, 25 सेकंड में। लो जी आंसर 25 हो गया। ओ हो, फील आ जाएगी भाई साहब, फील आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं आ रहा, लो जी ठीक है भाई, तुम वही वाले तरीके से करो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 से कर लो तुम। तो v माइनस यू अपॉन, मतलब चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 है, तो टाइम क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन ए। अरे बोलो, अब तो बोलो, अरे अब क्यों शर्मा रहे हो। तो फाइनल वेलोसिटी इज 60, इनिशियल भैया 10 डिवाइडेड बाय a। लो जी अभी भी 25 सेकंड नहीं आया क्या, ये तो हमने दिमाग में निकाल दिया था बच्चों। ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। और देख लो बहुत सारे क्वेश्चन लाए हूं, अब फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आप फास्ट मूविंग कार में बैठे हुए हैं, जिस तरह जब देखो अभी मैंने तुम्हें वो वीडियो दिखाई ना भाई, तुम्हारे लिए इतनी तेज आंधी हो रही थी, शाम का टाइम था लेकिन अंधेरा हो गया, तो भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाकर अभी लाया। तुमने देखी ना स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो दिखाई, दोबारा से एक बार देखो, है ना, दोबारा से एक बार देखो। तो जब तक वो बॉल मैं स्कूटी चलाते हुए पकड़ा हुआ था तो बॉल तो चल रही थी लेकिन मेरे लिए रेस्ट में थी। लेकिन जब उस बॉल को किसी दूसरे इंसान ने जो सामने खड़ा हुआ था ग्राउंड पर, उसने देखा तो उसके लिए मैं भी चल रहा था, बॉल भी चल रही थी। और जब मैंने बॉल को चलते चलते मैंने छोड़ दिया तो बॉल जो है, यही तो बॉल थी, वो यही तो बॉल थी। जब मैंने चलते चलते देखो, जब मैंने चलते चलते बॉल को छोड़ दिया
तो वो ऐसे गिरी है, ऐसे उसका ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन आया। अगला टॉपिक हमारा यही तो है। देखो जरा, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, अगर तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो, बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है, तो आप क्या रेस्ट में होंगे? हाँ जी, आप रेस्ट में हो सकते हैं हर उस ऑब्जेक्ट के जो गाड़ी के अंदर है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट गाड़ी के अंदर भी उतनी ही स्पीड से चल रहा होगा जितनी स्पीड से तुम चल रहे हो। अरे एरोप्लेन कितनी स्पीड से जा रहा है, लेकिन एरोप्लेन के अंदर रहने वाली हर चीज तो तुम्हारे लिए रेस्ट में है, क्योंकि तुम भी बैठे हो, हर चीज भी रुकी हुई है। लेकिन नीचे से देखने वाले इंसान के लिए एरोप्लेन बड़ी तेजी से जा रहा है, तुम तो बहुत ज्यादा मोशन में हो। तो वही कहानी है, खाली रेफरेंस नजरिए का खेल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और कॉल्ड भी मूविंग ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगा मोशन। अरे बिल्कुल बेकार बात है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। रेस्ट हो या मोशन हो, टाइम पर डिपेंड करेगी बात। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन यही सही होगा। और देखें, अच्छा तो अब रिलेटिव मोशन की कहानी क्या है यार? वही कहानी है कि अब देखो, जब तुम गाड़ी चला रहे हो, जब मैं स्कूटी चला रहा हूं, तो मेरे स्कूटी चलाते में जो सामने कार चल रही है ना, अभी आंधी वाली वीडियो में तुमको देखो, यहां पर मैंने डलवाई, देखो। तो जब मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो जो साइड से कार है, अगर मेरी और उस कार की स्पीड सेम हो जाए, तो वो कार भी मेरे लिए रेस्ट में आ जाएगी। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जरा समझो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एक सेकंड रुको, मैं तुमको दिखाता हूं, मैं तुमको इसमें दिखाता हूं। जैसे कि जैसे कि ये वाली कहानी आप देखो, कहाँ गया कहाँ गया, आजा आजा आजा, अरे कहाँ हो तुम? हाँ, ये कहानी देखो, ठीक है, ये कहानी देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। मतलब यहां पर आप देख रहे हो, ये बलून वाला भी और ये वाला भी, तो इसमें क्या है भाई, बलून वाला काफी तेज स्पीड से जा रहा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। और ये जो भैया मैडम बैठी हुई है, ये जो मैडम नीचे बैठी हुई है, वो भी ठीक ठाक स्पीड से जा रही है। लेकिन हमने क्या देखा कि बलून वाला थोड़ा तेजी से निकल गया, तो बलून वाले की वेलोसिटी इन मैडम से तो ज्यादा ही है। लेकिन इनकी आपस में अगर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी बहुत कम आएगी। क्यों कम आएगी? मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला बलून है, उसकी वेलोसिटी, बलून वाले की वेलोसिटी है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो नीचे मैडम है ना, ये जो लड़की बैठी है ना, ये जो चिंकी बैठी है, चिंकी कौन बैठी है भाई? चिंकी जो बैठी है, तो चिंकी की जो वेलोसिटी है बच्चों, वो हमने मान लिया है कि भाई 15 मीटर पर सेकेंड है। तो 20 मीटर पर सेकेंड हमारे लिए है क्योंकि हम रेस्ट पे रह के देख रहे हैं, 15 मीटर पर सेकेंड हमारे लिए क्योंकि हम रेस्ट पे रह के देख रहे हैं। लेकिन अगर चिंकी इस बंटे को देखती है जो ऊपर जा रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये इससे कितनी, चिंकी से कितनी वेलोसिटी से आगे निकल गया, 5 मीटर पर सेकेंड से। क्योंकि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बलून वाला विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, वो ऐसे लिखते हैं वीबी माइनस वीजी। बाकी तुम डिटेल में आगे पढ़ोगे। तो वेलोसिटी ऑफ बलून वाला इज 20 माइनस 15, तो ये कितना आएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये सारा खेल रिलेटिव मोशन का है। अरे जब साइड से गाड़ी ओवरटेक करती है तो बड़ी आराम आराम से करती है, लेकिन जब सामने से गाड़ी आती है तो जूम करके निकल जाती है। ट्रेन में अगर तुमने कभी सफर करा हो, तो जब ट्रेन सामने से आ रही होती है ना, तो खटर 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 करके एकदम से बहुत कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी की पूरी ट्रेन क्रॉस कर जाती है। वो यही तो कहानी है, वो यही तो कहानी है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन ज्यादा फास्ट लगता है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन स्लो लगता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाती है। अरे इतनी बात समझ में आई है तो आगे चलते हैं, आओ यार, ठीक है। यही तो मैं तुमको दिखाना चाह रहा था। अब देखो, यही वाला एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया, यही वाला तो मैंने एक्सपेरिमेंट तुमको करके दिखाया। देखो देखो, अब जैसे ये है, जैसे मैंने स्कूटी से छोड़ा, क्योंकि यार देखो आंधी बहुत ज्यादा तेज थी तो मैं बहुत सही तरीके से दिखा नहीं पाया। लेकिन यहां पर देख लो, अब ये बंदा क्या कर रहा है, मान लो मैं ट्रेन में हूं, ठीक है, अब मैं ट्रेन में हूं, तो अब मैं बॉल को अगर ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो मेरे लिए बॉल वर्टिकल मोशन ऐसे ऊपर नीचे कर रही है। लेकिन जो इंसान बाहर से देख रहा है, तो उसके लिए तो बॉल ऐसे नीचे नहीं करेगी, वो आगे ही चलेगी, तो ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब सॉरी ऊपर नीचे और आगे चलती जाएगी, ऐसे करके चलती जाएगी। तो उसका पाथ कुछ इस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सब सारा जो खेल है, ये रिलेटिव मोशन का है, देखने का नजरिए की कहानी है। ये आपको अच्छे से समझ में आई होप अब आ गई होगी। तो मैं यही तो पढ़ा रहा हूं,
इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जेक्ट का मोशन किसके रेस्पेक्ट में भाई, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। अब ऑब्जर्वर जरूरी नहीं है कि भाई रेस्ट में ही हो, ऑब्जर्वर भी हमारा मूव कर सकता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट को चलता हुआ देख रहा है वो भी तो खुद भी चल सकता है, वो वाली सारी कहानी है। तो याद रखना रिलेटिव मोशन कभी भी हमारा, मतलब मोशन हमारा कभी भी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा किसी ना किसी के रिलेटिव में ही आएगा, किसी ना किसी का रेफरेंस मान के ही आएगा। अब जैसे ये देख लो, ये आया हुआ जेईई मेंस में क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पैसेंजर है, ये एक हमारी ट्रेन है बच्चों, ठीक है, ये कौन सी ट्रेन है सर, अरे बेटे ये वो वाली ट्रेन है जो इंडिया में कम से कम 50 साल के बाद चलेगी, ठीक है, लेकिन मैंने डिजाइन कर दी है। तो बच्चों ये ट्रेन ए है, ठीक है। अब इस ट्रेन ए में ये हमारा बैठा है कौन, चिंटू बैठा है भाई, चिंटू। तो चिंटू जब ए वाली ट्रेन में बैठा है और यहां से देखो ये दूसरा ट्रैक है, सामने से एक बी वाली ट्रेन आ रही है, सामने से एक ट्रेन आ रही है बी वाली ट्रेन, ठीक है। अब ये बी वाली ट्रेन जो क्रॉस करी चिंटू को, देखो ये रेफरेंस लाइन है, जब बी वाली ट्रेन चिंटू को क्रॉस करी तो देखा ये गया कि क्रॉस करने में 8 सेकंड लग गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। अच्छा, ए वाली ट्रेन की स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, या फिर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये कितना हो जाएगा, सोचो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5, हाँ, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। और बी वाली ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है भाई, 54 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रही है, तो 54 इंटू 5/18, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बात ऑब्जर्व कर रहे हो तुम कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, देखो वीए माइनस वीबी मैंने फॉर्मूला बताया है ना, तो वीए अब आगे की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस का 25, और वीबी नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो पीछे की तरफ है माइनस का 15, ठीक है, इसलिए ये प्लस हो जाती हैं, ठीक है। मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं तुमको थ्योरेटिकली भी बता रहा हूं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन भी तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड होकर इसलिए वेलोसिटी बड़ी भी लगती है। 40 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब लेंथ पूछी गई है, तो देखो देखने वाला तो चिंटू है, चिंटू की लेंथ तो नेग्लिजिबल, ए वाली ट्रेन की लेंथ से कोई मतलब नहीं, तो बी वाली ट्रेन की लेंथ ही तुम्हें लेनी है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड आपकी आ रही है 40, टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेकेंड, तो भैया ये 320 मीटर की लेंथ की आपकी बी वाली ट्रेन हो जाएगी, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। तो अगर मैंने तुम्हें तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा दिए एक्चुअल क्लास में, तो अब तुम सोचो क्या क्या जलवे होंगे तुम्हारे। एडवांस लेवल लायक बना दूंगा भाई, अभी तो ब्रिज कोर्स है इसलिए हल्का हाथ रख रहा हूं, है ना, और लेकिन हर बच्चे के समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा बच्चों। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लें तो यार एक एयरप्लेन है हमारा, एरोप्लेन है, उसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर, क्या है, एक एरोप्लेन। भैया देखो एरोप्लेन बनाता हूं मैं, एरोप्लेन, ये क्या बना रहे हो सर, एरोप्लेन बना रहा हूं, ये अभी टेक ऑफ कर रहा है भैया, आड़ा बन गया तो मान लो कि टेक ऑफ कर रहा होगा, ठीक है, ये एरोप्लेन है हमारा। जे बात, ऑलो जी ओहो, एक पीछे भी दिखाता हूं, ठीक है, जे बात, ये हमारा एरोप्लेन है भाई, ठीक है। आगे ये क्या बना दिया भैया, बना दिया जो भी बना दिया सो, ठीक है। और लो जी डिजाइन भी देख लो, ये भैया हमारा एरोप्लेन, कितना शानदार लग रहा है बच्चों। ड्राइंग में मैं इतना भी बेकार नहीं हूं, बेवजह पता नहीं क्यों मुझे सी ग्रेड दिया करते थे मेरे स्कूल वाले ड्राइंग में, इतना भी बेकार नहीं हूं। अच्छा, इसके पीछे दुम भी है बच्चों, एरोप्लेन की ये पीछे दुम भी है, ठीक है, और इसमें से निकल रहा है फ्यूल, इसमें से निकल रहा है, अरे ग्रीन कलर का फ्यूल निकाल रहा है एरोप्लेन अपने अंदर से। चलो, तो देखा यह गया कि भाई एरोप्लेन इज मूविंग विद कितनी स्पीड, 500 किलोमीटर पर आवर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से होगा सॉल्व। देखा यह गया कि जो पीछे फ्यूल निकल रहा है उसकी दुम में से वो 1500 किलोमीटर पर आवर है,
लेकिन वो विद रेस्पेक्ट टू प्लेन ही है। मतलब पीछे की तरफ जो फ्यूल निकल रहा है, इस फ्यूल की एक्चुअल स्पीड 1500 नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, सोचो क्या सोचे सर, कि एरोप्लेन 500 से आगे जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, चमक जाएगी कहानी। मान लो एरोप्लेन रुका हुआ होता और बस उसमें से पीछे फ्यूल निकल रहा होता। एरोप्लेन अगर मान लो अभी खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, एरोप्लेन की बात चल रही है कि एरोप्लेन खड़ा हुआ है और उसकी दुम में से निकल रहा है पीछे की तरफ क्या, फ्यूल निकल रहा है। ठीक है, तो समझना ध्यान से। तो उस पीछे निकलते हुए फ्यूल की वेलोसिटी अगर मैंने मान ली अभी x, क्या मान ली, x मान ली, तो एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखो, क्योंकि एरोप्लेन रुका हुआ है, फ्यूल की स्पीड x ही आएगी। लेकिन अब एरोप्लेन अगर 500 की स्पीड से आगे बढ़ने लगा, एरोप्लेन अगर 500 की स्पीड से आगे बढ़ने लगा, तो एरोप्लेन में बैठे हुए इंसान को यह लगेगा जो फ्यूल पीछे की तरफ निकल रहा है वो x प्लस 500 स्पीड से निकल रहा है। अरे समझो, ऐसे मानो, ऐसे मानो कि भाई आप मुझे देख रहे हो ना, तो मैं जो भाग रहा हूं, है ना, मैं जो आपकी तरफ भाग रहा हूं वो भाग रहा हूं 500 की स्पीड से, ठीक, ये फिर मैं आपकी तरफ भाग रहा हूं x की स्पीड से। तो अगर मैं x की स्पीड से भाग रहा हूं और क्योंकि आप रुके हुए हो तो मैं आपको x की स्पीड से भागता हुआ दिख रहा हूं। लेकिन अगर आप भी भागते हुए अपने फोन की तरफ आओ, 500 की स्पीड से आओ, तो मेरी स्पीड जो आपको लगेगी वो x प्लस 500 लगेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो फ्यूल में भी तो यही है, फ्यूल इधर है, एरोप्लेन आगे है। तो एक्चुअल में ये जो मुझे दे रखा है ना 1500, वो 1500 क्या है, वो कंबशन की एक्चुअल स्पीड प्लस उसमें एरोप्लेन की स्पीड ऐड हुई हुई है। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ कंबशन वाले फ्यूल वो कितनी हो जाएगी, 1000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, समझ में अगर आया है तो भैया दिमाग पे काम कर रहा है, वरना तो भाई जंग लग चुकी है, अभी से बुढ़ापा आ चुका है। 10वीं कक्षा पार करते भाई साहब तुम्हारे घुटनों में दर्द होना शुरू होने लगा है, तो भैया देख लो तुम। ठीक है सर, घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, अभी तो आप कह रहे थे दिमाग पे जंग लग चुकी है। तो भैया अगर नहीं आ रहा समझ में, इसका मतलब दिमाग जो है वो दिमाग की जगह है ही कहाँ, वो यहाँ नीचे पहुंच चुका है। समझो, 1500 से पीछे जाता हुआ लग रहा है, क्यों, क्योंकि 500 से एरोप्लेन आगे जा रहा है। तो एरोप्लेन की स्पीड हटाओ तो एक्चुअल स्पीड आएगी पीछे कंबशन वाले फ्यूल की, तो 1000 हो जाएगा, ध्यान रखना। बाकी भैया मैंने तुम्हें करा दिया सॉल्यूशन, ये देख लो। लास्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भाई, देखो फिर मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर मैंने इस बॉल को, है ना, चलते 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 यूं ही कोई, अगर मैंने बॉल को छोड़ दिया, ठीक है, मैं चल रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से, अब चलते चलते अगर मैं बॉल को ऊपर उछालूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, अगर मैं बॉल को ऊपर उछालता हूं, या फिर तुम सोचो कि अगर मान लो एक आपकी मतलब बहुत पैसा, तुमने अंधा पैसा कमा लिया है और तुम्हारी जो छत खुली हुई कार होती है ना, क्या कहते हैं, रूफ वाली जो तुम्हारी गाड़ी होती है वो है, तो तुम या कोई और बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा है और तुम उस रूफ से, सनरूफ से तुम बाहर निकल के इस बॉल को बहुत तेज स्पीड से ऊपर फेंकते हो, ठीक है, इस बॉल को बहुत तेज स्पीड से ऊपर फेंकते हो, तो आपको लगेगा कि यार कार बहुत तेज चल रही है, बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो बॉल पीछे रह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्कूटी वाले केस में जब चलते चलते मैंने बॉल को छोड़ा तो जब तक बॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आई वो मेरे साथ ही चल रही थी, मतलब मेरी स्कूटी भी चल रही थी तो वो नीचे गिर भी रही थी, तो ऐसे ही गिर रही थी, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में वो मेरे साथ ही रिलेटिव मोशन कर रही थी। समझ रहे हो? तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर चलते चलते, देखो चलते चलते मैंने बॉल को आगे फेंका, आगे नहीं फेंका, ऊपर फेंका, मैंने चलते चलते, देखो चलते चलते मैंने बॉल को ऊपर फेंका, तो ये थोड़ा सा आगे तो चल रही है, देखो फिर से ये थोड़ा सा आगे चल रही है या अपनी जगह पे रुक गई, देखो
मैं चल रहा हूं, ये ऐसे हो रही कहानी। तो ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं इस टाइप का मोशन कर रही है, ये कहीं ना कहीं इस टाइप का मोशन कर रही है। इससे पहले मैं सर्कस में ही था, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसी टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को दो एक्सिस में वेलोसिटी मिल जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, तो ऐसे जाता है। यही हमारा जेवलिन थ्रो भी होता है। इसका ही यूज करके जो ऊपर से एरोप्लेन उड़ते हैं, वो बॉल या फिर बम को ऐसे छोड़ते हैं, बॉम्ब को, कि पर्टिकुलर टारगेट पे जाके गिरे। अगर मुझे सामने निशाना लगाना है, ठीक है, सामने कोई बैठा है, तो मैं जो निशाना लगाता हूं गन का, वो उस पॉइंट को टारगेट करते हुए कभी नहीं लगाता हूं, मैं हमेशा थोड़ा सा ऊपर निशाना टारगेट करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब चीज को फेंका जाएगा, जब चीज को फेंका जाएगा तो वो थोड़ी सी ग्रेविटी की वजह से नीचे भी तो आएगी। ये सारे मोशन हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। बस इसमें तुम हमेशा ध्यान रखना, फायदे में रहोगे, कि जब एक्स एक्सिस की बात हो रही होगी तो वाई एक्सिस को भूल जाना, जब वाई की बात हो रही होगी तो एक्स एक्सिस को भूल जाना। क्या है भाई प्रोजेक्टाइल मोशन? एक ऐसा मोशन जब ऑब्जेक्ट को फेंका जाए एयर में, और वहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा ही होगा। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को देखो कैसे फेंका, ठीक है, ऐसे फेंका, तो क्या होगा, क्या होगा, वो ऐसे जाके गिरेगा। तो ये जो सारी कहानी है, अब इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट आते हैं, ये सब कुछ करना तुम 11th क्लास में अभी आके सीखोगे फिलहाल। तो फिलहाल ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये जो उसने पाथ फॉलो करा है, जो मैंने येलो कलर की लाइन दिखाई है, ये जो रास्ते उसने फॉलो करा है, उस रास्ते को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और वो ट्रेजेक्टरी कैसी होती है? वो होती है हमारी पैराबोलिक, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? पैराबोलिक कहते हैं भाई। वेरी गुड सर। चलें आगे, चलें आगे। अब देखो जरा आगे की कहानी, और क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर हंटर ने अपनी गन को एम करा एक मंकी की तरफ, मतलब मान लो कि ये एक हमारा ट्री है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है भैया? ये ट्री है, ये पेड़ है, और एक बंदर बैठा है यहां पर, ठीक है, ये बंदर बैठा है भाई। चलो, ये फिलहाल बंदर है ठीक है, ये बंदर बैठा है, और ये आप हो, ये आप हो, और ये आपके हाथ में है भैया गन, ठीक है, ये आपके हाथ में है गन। अब आपको अगर भैया गन चलानी है ऐसे, अगर आपको गन चलानी है मतलब बंदर के मारनी है, वैसे तो बहुत गलत बात है, लेकिन अगर मारने का दिल चाह ही रहा है तो आप इस तरह से अगर टारगेट करोगे भी, तो आपकी जो बुलेट है, वो आपकी बुलेट कैसा रास्ता फॉलो करेगी? जब वो ऐसे निकलेगी ना, तो वो ऐसे जाएगी कब? वो थोड़ा सा यहां पर जाकर टकराएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या बुलेट मंकी को हिट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। तुम्हें थोड़ा सा एम ऊपर करना पड़ेगा, अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। आई कहानी समझ में? ये बात लिखी हुई है, पाथ फॉलोड बाय जेवलिन थ्रू। अरे वही अपना, क्या नाम है उसका भैया? नीरव चोपड़ा है ना, नीरव चोपड़ा ही है ना, आई थिंक, जेवलिन थ्रू वाला। यार बहुत ज्यादा हिट मिलेगा मुझे अगर मैं नाम भूल गया तो, कहेंगे भैया असली देशद्रोही तुम ही हो, है ना। जेवलिन थ्रू का जो हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है, तुम उसका नाम ही भूल गए। फिलहाल जो भी था, जेवलिन थ्रू वाला जो अपना ऐसे करके फेंकता है, वो क्या है, वो कैसा पाथ होता है उसका भैया? पैराबोलिक ही तो होता है वो, ठीक है। उसका पाथ कैसा होता है हमारा? पैराबोलिक होता है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जाम्पल है, देख लो एक बार, बिल्कुल सही बात है। और क्या कहा जा रहा है भाई? टेनिस बॉल जो है, अगर मैं टेनिस बॉल को छोड़ता हूं, तो देखा यह जाता है कि वो हिल्स पर ज्यादा अच्छे से बाउंस करके वापस ऊपर की तरफ आती है, एज कंपेयर टू हमारा नॉर्मल ग्राउंड, जमीन। हिल मतलब काफी ऊंचे पहाड़ों की बात हो रही है। तो याद करो, याद करो, क्या याद करें सर? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको हाइट का फॉर्मूला बताया था, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, चलो ये बताया था। इसका कोई यूज होगा इसमें? नहीं नहीं नहीं, इसका तो इतना खास आई थिंक यूज नहीं होगा। मैं तीसरी क्वेश्चन वाली बात करता हूं, जैसे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। हाँ जी सर, होता है। अब अगर अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जब वो नीचे आके टकराएगा तो v वेलोसिटी से आके टकराएगा, u तो 0 है, तो वी स्क्वायर मेरा 2gh के बराबर आ रहा है।
या फिर मैं देखूं जो हाइट आ रही है वो वी स्क्वायर बाय 2g आ रही है, ठीक है, ये यही लेना है भाई, दूसरी वाली से लोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ये क्यों लेना है समझा रहा हूं। अब ये टकराई ना, अब ये टकराई, या फिर मैं ये देखूं कि जब मेरी बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं u वेलोसिटी से, तो ये मैक्सिमम जो हाइट पर जाएगी, तो वहां पर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उस केस में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है जमीन से टकरा के जो ऊपर जा रहा है वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जा रहा है उसका फॉर्मूला है। अरे समझ जाओ ना, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अरे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तुम ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पर वो रुक जाता है ना कुछ देर के लिए। तो जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो वहां से हाइट माइनस का वी स्क्वायर बाय 2g नहीं आएगा। मैं बता ही देता हूं, रुको मैं बता ही देता हूं। ये वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0, तो मेरा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh फॉर्मूला लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है बस। तो अब v तो 0, यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये यू स्क्वायर बाय 2g के इक्वल आ रहा है मेरे प्यारे। मतलब अगर अगर मुझे बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाना है, हाइट पर हाइट बढ़ानी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम करना पड़ेगा। और यही होता है, आप जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है। ये पढ़ोगे आप 11th क्लास में ही ग्रेविटेशन चैप्टर में, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। तो हमने क्या देखा कि जब आप पहाड़ों पे जाके कुदाते हैं, किसको कुदाते हैं भैया, किसको बाउंस कराते हैं, पहाड़ों पे जाके जब आप बाउंस कराते हैं टेनिस वाली बॉल को, तो वो अच्छे से बाउंस करती है। क्यों बाउंस करती है, क्योंकि भाई वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। लेकिन अगर आप प्लेन की बात करोगे तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, तो यहां पर हाइट ज्यादा, और प्लेन की जमीन की बात करोगे तो यहां पर हाइट क्योंकि बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम ही होता है सरफेस पर। सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम, तो बहुत कम हाइट तक ही वो बाउंस करके वापस आती है। बाकी तो ये सारी चीजें हमारी उसकी इलास्टिसिटी, उन सारी चीजों पर भी डिपेंड करती हैं, वो तुम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। 2 एप्लीकेशन और 2 एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन 10 यूं हैं, फिलहाल तुम देख लो 2। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 एग्जाम्पल भैया, वो जो हमारा एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा था, है ना, ये जो हमारा उड़ता हुआ एरोप्लेन जा रहा था बच्चों, ठीक है, बना दिया ये, हाँ, ये जो उड़ता हुआ हमारा बच्चों एरोप्लेन जा रहा था, अब अगर इसने अपने नीचे से बॉम्ब को छोड़ा तो वो तो ड्रॉप ही करता है ना एरोप्लेन तो। लेकिन अब ऐसा कौन सा है कि भैया मुझे बॉम्ब यहां गिराना है तो जब एरोप्लेन यहां पहुंच जाएगा तो छोड़ूंगा, ऐसा तो होता नहीं। अब एरोप्लेन अगर कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस पहले बॉम्ब को छोड़ता है, तो वो कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए अपने टारगेट पे गिरता है। ये सारी कैलकुलेशन करी जाती है और ये सारी चीजें तुम करना सीखोगे अभी और आगे। तो बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारा एग्जाम्पल हो गया ये। स्टोन को अगर मैंने कहां फेंका, फ्रॉम द विंडो। अब चलती ही ट्रेन में से तुमने कई बार चिप्स खा के रैपर छोड़े होंगे, है ना, तो ये वो गिरेगा तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो ऐसा लगेगा कि यार वो एकदम से पीछे चला गया। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ इंसान है या फिर वहां से तुमने एक पत्थर फेंका तो उसके लिए तो वो ऐसे जाता वो गिरेगा। जैसे कि चलती हुई स्कूटी में से मैंने बॉल छोड़ी थी तो एकदम से ऐसे नहीं गिरी थी, वो थोड़ा सा ऐसे करके गिरी थी, वही कहानी है। तो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन क्या भी क्या यूज है, अरे यार बहुत ज्यादा यूज है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। स्पेस में भैया मुझे किस एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा कि वो कौन से ऑर्बिट में पहुंच जाए, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करके ये इन चीजों को हम देखते हैं। बाकी ड्यूरिंग वॉरफेयर, लड़ाइयों में, अब भैया तुम तोप तो लेकर आ गए, ठीक है, तुम्हारा जो दुश्मन है वो वहां पर है और तुमने क्या करा, तुमने जो रॉकेट लॉन्चर था, तुमने क्या करा, जो रॉकेट लॉन्चर था, रॉकेट लॉन्चर ये लग रहा है कुछ कुछ, ठीक है, तो भाई दुश्मन सामने है तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, ये रॉकेट लॉन्चर लेके इस तरह से एम करना चाहिए था। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर नाम आपका अब्दुल है, पूरी फील्ड में भी आप आई गए हो। अब देखो अगर वहां पर मुझे लॉन्च करना है तो थोड़ा सा ऊपर करके मैं ऐसे छोड़ूंगा। अब मैंने इतनी फिजिक्स पढ़ी नहीं, मैंने रॉकेट लॉन्चर जो है ऐसे करके खड़ा कर दिया, ऐसे करके, ऐसे करके।
बिल्कुल वर्टिकल, और फिर मैं फायर करता हूं, तो भाई क्या होगा, क्या होगा। तो मतलब लड़ाइयों में भी फिजिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वरना पता चला कि एक ही रॉकेट लॉन्चर तुमने छोड़ा था और उसमें तुम्हारी पूरी की पूरी फौज ही खत्म हो गई। चलो, तो ड्यूरिंग वॉरफेयर, फ्लड ऑपरेशन, इन सारी चीजों में भाई हमारा यूज होता ही है। बाकी बाकी कोई भी बच्चों डाउट हो, है ना, मैं बिल्कुल इस पेंगुइन को, है ना, पेंगुइन की तरह भैया दिल से मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, जितना ये मासूम है अंदर से मैं भी उतना ही मासूम हूँ। तो आई होप तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी यार जितना ज्यादा तुमको एंटरटेन करके बेसिक से बहुत अच्छी से बातें बता देता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिस भी बच्चे ने ये सेशन पूरा देखा है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक बहुत बढ़िया सा एक जेन्युइन फीडबैक देके जाओ कमेंट बॉक्स में, ताकि कोई नया बच्चा है तो उसको भी लगे कि हाँ ये सेशन देखने लायक है या नहीं है। अगर तुमने पूरा देखा है तो जाहिर सी बात है देखने लायक ही होगा। तुम एटलीस्ट 3-4 लाइनें, या कह रहा हूँ एक लाइन एटलीस्ट लिख के जाना, ताकि बाकी बच्चे भी इसको देखें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आज की बताई हुई बातें से तुम्हारा जेई मेंस का जो सफर है ना, जो 2 साल का सफर है, उसमें तुमने कम से कम मैं कह रहा हूँ 4 से 8 नंबर बना लोगे। इतनी मैंने तुमको बेसिक वाली नॉलेज दे दी है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसका यूज होगा ही होगा। ठीक है, बाकी तो जब हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर आएगा ही। थैंक यू सो मच बच्चों, इसी तरह से जुड़े रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों में जितने भी है सबके साथ शेयर कर दो। एचपी गुरुकुल ज्वाइन करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, जिसमें हम ये सारी चीजें तुमको बताते हैं, है ना। चैनल सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप चैनल भी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तुम सबको ज्वाइन करके रखोगे तो जब भी मेरी वीडियो आएगी तो उससे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से अब ये नया सफर जो हमारा और तुम्हारा साथ में जुड़ चुका है, आई होप ये 2 साल का लंबा सफर हम बहुत अच्छे तरीके से तय करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि भाई तुम्हारे अंदर वो चमक है, हर इंसान की तो बस की भी बात नहीं होती, सोचते हैं ब्रिज कोर्स बेकार है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चमक है, वो जुनून है, वो जोश है, तुम बहुत अच्छा करके आओगे। हो सकता है तुम ही वो बच्चे हो जो 2027 जेई मेंस में AIR 1 लेकर आ रहा हो। ये जो भी तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, या बोर्ड में तुम्हारी भैया बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रही हो, है ना, परसेंटेज आ रही हो, बोर्ड में तो परसेंटेज होती है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और एक चीज और, आज के सेशन में जो भी बात तुमको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो उसका टाइम स्टैम्प करके लिख देना जरा, तुम्हें इसमें क्या मजा आया। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।